नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के सिंपल सेंटेंस को लेकर बात की थी, किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। आज का वीडियो जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर होगा कि एक्टिव में जब इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आता है तो हमें किस प्रकार से उसको जो है पैसिव में बदलना होगा, क्या क्या इसकी फॉर्मेशन होगी, तो अपन बात करते हैं इसको लेकर। तो पहले मैं एक बात आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि एक्टिव का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो फिर पैसिव का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होगा। ये आप जो बात ध्यान रखें, क्योंकि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भाग के अंदर जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव, हमने उसको इंट्रोगेटिव नहीं रखा था, लेकिन पैसिव के सेंटेंस में जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो हमें उसको इंट्रोगेटिव ही रखना पड़ेगा। तो चलो मित्रों, आज की अपन शुरुआत करते हैं एक्टिव पैसिव और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर। सेंटेंस अपना होगा इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव होते कितने प्रकार के हैं। तो इंट्रोगेटिव जो होते हैं दो प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। पहला होता है HV, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव होगा। और नंबर दूसरा जिसका प्रकार जो होगा वो WH शब्द से इंट्रोगेटिव होगा। दोनों का पैटर्न सेम ही है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाएं या WH के शब्द से इंट्रोगेटिव बनाएं तो केवल एक फर्क आता है और वो आता है WH के शब्द का। उसके अलावा जो है हमारा पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। पहले अपन पैटर्न की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव का सेंटेंस होगा और किस प्रकार से जो है हमें उसको पैसिव में बदलना होगा। तो अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो एक्टिव का सेंटेंस जो होगा वो होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और लगेगा पीछे क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न जो होगा वो एक्टिव के सेंटेंस में आपको प्रश्न के अंदर दिया हुआ होता है। अब हमें इसको बदलना है पैसिव के अंदर। तो इसका जो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा कि हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, क्योंकि हमें इसको क्वेश्चन मार्क रखना है। उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आएगा। उसके बाद में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है? थर्ड फॉर्म लानी है। ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में जो भी अदर सेंटेंस होगा वो आएगा और सबसे लास्ट में जो है बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा जो होगा आपके सब्जेक्ट। और यहाँ जो है वो ये जो है सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो थोड़ा सा बात आप ध्यान रखें कि ये जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ये वाला यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा और ये वाला आपका सब्जेक्ट जो होगा वो जाएगा बाय के द्वारा ऑब्जेक्ट के रूप में और पीछे लग जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क। तो ये पैटर्न रहेगा आपके एक्टिव पैसिव के अंदर सहायक क्रिया को लेकर। एक बात आप ध्यान रखें कि कौन कौन सी सहायक क्रियाएं वापस नहीं आती है। हालांकि पिछले वीडियो में जब अपन एक्टिव पैसिव की शुरुआत की थी उस समय मैंने कुछ बातें बताई थी चेंज करने के हिसाब से। हो सकता है आपने वो वीडियो देखा हो तो वो आपको मालूम हो, लेकिन यहाँ पहले मैं बता देता हूँ आपको कि डू डज से जो प्रश्न बनता है उसमें डू डज वापस नहीं आएंगे। तो क्या आएगा? उसमें आएंगे इज, आर, एम, तीनों में से कोई एक आएगा और इसके बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिड की। डिड आएगा तब साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है ना। तो जब डिड होगा तब हम लगा सकते हैं वाज या वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आप ध्यान रखें कि जब डू डज होते हैं बदलते हैं इज, आर, एम के अंदर। डिड होता है पास्ट टेंस का सूचक है, बदलेगा वाज वर्ब के अंदर।
इन दोनों के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इन दोनों के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हमारा जो है पैटर्न रहेगा हेल्पिंग वर्ब को लेकर। अपन अब बात कर लेते हैं WH के शब्द को लेकर। तो मित्रों कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, केवल हु और होम को छोड़कर बाकी जितने भी WH के शब्द आते हैं सेम पैटर्न होता है उनका। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ, एक्टिव का जो पैटर्न होगा वो केवल इतना सा फर्क होगा, WH पहले आएगा, WH के बाद में वही पैटर्न रहेगा जो हमारे है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जो है पैटर्न रहेगा एक्टिव का। बदलेंगे हम जब पैसिव के अंदर तो क्या होगा, इसका ध्यान रखना है, केवल ये WH का है तो WH अपनी जगह ही आ गया, इसमें आपको किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये चीज आई है या नहीं आई है, तो ये पैटर्न जो है सेम इस पैटर्न से मैच करता है। HV, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पैटर्न से मैच करता है। तो आप मान के चले WH का शब्द अगर हु और हुम को छोड़कर आ रहा है तो फिर सहायक क्रिया वाला ही पैटर्न है, क्योंकि इसमें WH तो पहले लग जाएगा, फिर WH का काम तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वो सहायक क्रिया पैटर्न रहेगा। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, HV तो लानी है क्योंकि इंट्रोगेटिव रखना है, उसके बाद में हम पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद शेष वाक्य होगा और सबसे लास्ट में जो होगा बाय प्लस ऑब्जेक्ट और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये दो पैटर्न जो है ये हेल्पिंग वर्ब से है और ये पैटर्न किससे है, WH के शब्द से। उम्मीद है आपको ये पैटर्न वाली बात समझ में आ गई होगी। एक दो उदाहरण करके देख लेते हैं, उसके बाद अपन जो है वो WH के सॉरी हु और हुम वाले में चलेंगे, ठीक है। पहले अपन इसके एक दो उदाहरण कर लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिखा, ये सेंटेंस आ गया, डू यू ईट बनाना। शुरुआत किससे हो रही है, डू से हो रही है, पीछे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव है। अब क्या करना है, पैसिव करनी है, देख लेते हैं अपन। ये सहायक क्रिया, ये बन गया सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये क्या बन गया अपने ऑब्जेक्ट, हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पैटर्न हमारा यही रहेगा कि सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया पहले लानी है, लेकिन क्या सहायक क्रिया वापस आने वाली है क्या, तो साहब डू आ रहा है, डू तो वापस आता नहीं है, डू के स्थान पे क्या आएगा, इज आर एम में से कोई एक आएगा। अब ये भी समस्या खड़ी होगी, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, तो उस बात के समाधान के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी के अनुसार हमें सहायक क्रिया को लगाना होगा। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ बनाना, सिंगुलर फॉर्म में है, इसका मतलब ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। दो तरीके बता सकता हूं इजी वे करने के, या तो यहां जगह छोड़ दीजिए आप, पहले ऑब्जेक्ट को ले आओ, फिर इसके अनुसार सहायक क्रिया को लगा दो, या फिर नई जगह छोड़ना चाहते हो तो आप ये करिए कि यहीं पर देख लीजिए सिंगुलर है प्लुरल है। यहां पे मुझे लगा सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब इज आर एम में से कोई एक, तो सिंगुलर में आपके लग जाएगा इज। डू बदला इज आर एम में, अब सिंगुलर को देख के इज लगाया, अगर बहुवचन होता प्लुरल होता तो आर लगाते, करता अगर आई बनता तो एम लगाते, तो यहां मैंने इज लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, ऐसे में जल्दी ऑब्जेक्ट को लेना है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, तो ये ले लिया मैंने, ले लिया। अब क्या करना है, अब मुझे करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो सहायक क्रिया आ गई, ये काम खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया। एट की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ईटन, तो इसका काम भी खत्म हो गया। अब क्या रहा पीछे शेष, केवल सब्जेक्ट रहा है, तो जब हम इसको सब्जेक्ट को उधर लिखेंगे तो पहले बाई लगाएंगे और यू का यू ही रहेगा, क्योंकि यू ही सब्जेक्ट होता है और यू ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि किस प्रकार से जो है सहायक क्रिया वाले सवाल जो है
पैसिव से, सॉरी एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। एक उदाहरण अपन और कर लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, WH से संबंधित कर लेते हैं। जैसे Why are you beating him? ये WH से प्रश्नवाचक है। ये WH, ये सहायक क्रिया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है ING, और वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, कहीं पर भी सेंटेंस हो, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट ही काम में लेना है जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। तो मैंने पहले क्या कहा था, अगर हु और हुम नहीं है, उस कंडीशन में जो WH का आ रहा वो अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो मैंने ये ले लिया वाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है कि इस सहायक क्रिया को लाना है। अब सहायक क्रिया इसमें आर है, आर तो वापस आने वाली है, आर की जगह ईज हो सकता है, एम हो सकता है, और आर खुद भी रह सकता है। अब पहले मुझे देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा। तो इसका सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा ही, बन जाएगा। तो ही जब सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगाऊंगा, इज। इज के बाद हिम का मैंने बना दिया ही, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में, और जब इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ही। प्रोनाउन तो चेंज करना है अपने को। तो ये चीज हमारे सामने चली गई, ये चीज चली गई, और ये चीज चली गई। अब मुझे क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन उससे पहले मुझे ये ध्यान रखना होगा कि इसमें ING लगा हुआ है, और जब वर्ब के साथ ING लगा हुआ हो तो हम उससे पहले जो है थर्ड फॉर्म करने से पहले क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। चाहे किसी भी रूप में ING हो, वाजवर के साथ ING हो सकता है, इजारम के साथ ING हो सकता है। तो हमें उस ING को हटाने के लिए बी प्लस ING का प्रयोग करना होगा, और ये हम बीइंग लगाएंगे। बीइंग लगाने के बाद ये बीट जो रहेगी वो हो जाएगी बीटन। तो इसका काम भी खत्म हो गया। अब सबसे लास्ट में जो बचा है वो बचा है यू। तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट में, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, वाई इज ही बीइंग बीटन बाय हिम। तो ये तो था WH, सॉरी सहायक क्रिया के पैटर्न से, और ये था WH के पैटर्न से। ठीक है, अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं हु और होम वाली, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें अलग होता है फॉर्मूला। अपन उसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं बाद में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हु और होम वाली। हु से जो भी सवाल बनेगा उसका पैटर्न इसका लगभग ये आता है, हु के बाद में सीधी वर्ब आती है, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या लग जाए, क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सामान्य पैटर्न यही रहता है। अब करना क्या होगा, एक बात आप ध्यान रखें कि हु वाले वाक्य के अंदर क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। जब भी हु वाला सेंटेंस आएगा उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, क्योंकि हु से जब प्रश्न बनाते हैं तो सब्जेक्ट की ही मांग करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं होगा। जब सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा उस कंडीशन में लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो आता है वो भी नहीं आएगा। जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ये करेंगे, जब हु से वाक्य की शुरुआत होगी तो हम वाक्य के शुरुआत में क्या कर देंगे, बाय हुम। तो फिर इसका मैटर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। हु से जो भी सवाल बनेगा उसको वाक्य के शुरुआत में बाय हुम कर देंगे, और जब बाय हुम करेंगे तो इस मैटर को जो अपन यही समाप्त कर दें, क्योंकि सब्जेक्ट होगा नहीं। क्योंकि आप ध्यान रखिए, हु किसके रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हु बनता है। तो हम यहाँ सीधा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसका रोल जो है वो खत्म हो जाता है। सामान्यतः एक बात ध्यान रखें आप कि हु बदलता है बाय हुम में,
और बाय whom बदलता है whom है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगर who आ रहा है तो हम उसका बाय whom करेंगे, और बाय whom आ रहा है तो हम इसका who कर देंगे, क्योंकि बात ये होती है कि अगर कोई सेंटेंस whom से बनता है, अगर कोई सेंटेंस whom से बनता है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, और पीछे क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न जो रहता है वो whom वाले सेंटेंस का रहेगा। ये एक और बात ध्यान रखना कि whom वाले सेंटेंस के अंदर क्या नहीं दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा। जिस प्रकार से who वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है, उसी प्रकार से whom वाले सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि whom शब्द का प्रयोग जो है वो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए किया जाता है। तो उस कंडीशन में अपन बात करते हैं, तब whom वाले सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और who वाले सेंटेंस के अंदर जो है हमें क्या नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखें। तो वापस से जब इसका बनेगा तो whom का सब, जैसे आपने who का whom किया था उसी प्रकार से हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ whom का who करके इसी को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं और इसी का क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट। तो बात सामने आ गई। who बदलता है बाय whom में, और बाय whom बदलता है who के अंदर। यहाँ बाय whom का पैटर्न, सॉरी whom का पैटर्न था, बाय whom एक ही बात है, तो यहाँ पे हो गया who। उसके बाद में वही पैटर्न साइकिल लेनी है। अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट वाले रूप है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होता है तो हम सीधे वर्ब लेते हो, क्योंकि हमने हु कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी, और सबसे लास्ट में जो होगा बाय प्लस ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ये चीज इसमें आएगी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सब्जेक्ट तो है ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट दिया होता है, और इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जब हमने इसको ऑब्जेक्ट मान के इसको सब्जेक्ट बना लिया तो फिर हमें वापस से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मिलेगा भी नहीं। तो हु वाले में सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमें क्या लगाना, वर्ब, और लास्ट में जो है हम वो सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। हम एक दो पैटर्न के सवाल ले लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे ये चीज। जैसे मैंने लिया हु रॉट रामायण, ये मैंने सवाल बना लिया। पैटर्न किसका है, हु का है। अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला मामला। तो हु पहले किस में बदलेगा, बाय whom में। चलो हु को मैंने बदल दिया यहाँ पे बाय whom, बदल दिया। अब क्या करना है, अब ये करना है मुझे हेल्पिंग वर्ब लानी है यहाँ। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है क्या, नहीं दी गई है। तो दो कंडीशन होती है, नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में वी फर्स्ट को देखकर लगाते हैं इज आर एम, और वी सेकंड को देखकर लगाते हैं वाज या वर। जब हमें सहायक क्रिया नहीं दी गई हो, दो कंडीशन होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वाज या वर, दोनों में से कोई एक लगेगा। अब क्या करना है, तो इसका मतलब कर्ता क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा ये, क्योंकि हु वाले में ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है, ये रामायण जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हु वाले में क्या नहीं होता है, हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो रामायण सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन में अपन लगा देंगे वाज, लगा दिया। ऑब्जेक्ट को ले लो आगे, तो ये हो जाएगा रामायण, हो गया। अब क्या करना है, देखो ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ये चीज गई और ये चीज गई। अब क्या बचा है पीछे, वर्ब, वर्ब बची है। तो रॉट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटर्न, और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो आंसर बनेगा इसका, बाय whom वाज रामायण रिटर्न। हम इसमें बाय के द्वारा नहीं ले रहे क्योंकि हमें इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, हमने इसको पहले ही बाय के द्वारा यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, ये तो रहेगा आपके हु से।
अब बात करते हैं होम वाले की। जैसे whom did you reward yesterday? ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? whom से शुरू हो रहा है। अब पहले तो ये बात आप दिमाग में बिठाए लेवे कि हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होगा और whom वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ताकि आप उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करें। देख लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट तो मिलेगा और ये क्या मिल गई? वर्ब। और ये तो अदर में आ गया, यस्टरडे अदर शब्द में आ गया, शेष वाक्य में आ गया। तो पहले हम whom का, जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो whom का हम कर देते हैं पहले who। कर लिया। नंबर 2 पे हमें क्या लगाना है? सहायक क्रिया लगानी है। सहायक क्रिया डिड दे रखी है। डिड का मतलब क्या होता है? वापस तो आती नहीं है, वाज या वर दोनों में से कोई एक। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसके अनुसार अपन देख के लगा लें एक वचन बहुवचन, तो आप सिंगुलर का ही प्रयोग करें, तो ये हो जाएगा वाज। अब ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो सीधी हम क्या लाएंगे? वर्ब लाएंगे। तो वाज के बाद में रिवार्डेड, तो ये चीज गई, ये भी गई और ये भी गई। अब क्या बचा है पीछे? यस्टरडे पहले लेंगे अपन, तो अपन बात कर लेते हैं यस्टरडे की। और उसके बाद में whom वाले में सब्जेक्ट तो है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये यू बदलेगा वापस पीछे, तो यू ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय यू। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, हु वाज रिवार्डेड यस्टरडे बाय यू। तो ये तो था WH में हु और whom से पैटर्न। एक दो सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस अपन अदर भी लेके कर लेते हैं, ताकि अपने एक्सरसाइज हो जाएगी और चीज अपने सामने आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ में लिख रहे हो तो और ही अच्छी बात है इसकी। 2-4 अपन उदाहरण कर लेते हैं, ताकि अपने और बात क्लेरिफाई हो जाएगी कि भाई किस प्रकार से वाक्य जो है वो बदलेंगे। ये 4 सेंटेंस अपन करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक्टिव से पैसिव में जाएंगे। तो यहाँ अपन देख लेते हैं, डीड सहायक क्रिया है, यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, ए मैच हमने अपना ऑब्जेक्ट बनेगा, और यस्टरडे जो होगा वो अलग चीज होगी, शेष में चला जाएगा। डीड वापस आता नहीं है, तो डीड के स्थान पे क्या आएगा? तो डीड के स्थान पे वाज वर आएगा। लेकिन वाज या वर आएगा, इसकी जानकारी लेने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को देखना होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एम एच सिंगुलर फॉर्म है, तो हम यहाँ डीड के स्थान पर पहले क्या लिखेंगे? वाज। वाज के बाद में ले लेंगे एम एच को, ले लिया, ये गया और ये गया, ठीक है। सहायक क्रिया आ गई, ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हमें लेनी है वर्ब को। वर्ब प्ले है, तो यहाँ पे प्ले का हो जाएगा प्लेड, तो ये भी गया। पीछे क्या रहा है? एक तो शेष यस्टरडे और एक यू रहा है, तो पहले हम यस्टरडे को लेंगे,
ले लिया। उसके बाद में यू जो होगा वो बाय यू ही होगा, क्योंकि यू ही ऑब्जेक्ट है और यू ही सब्जेक्ट है। बहुत इजी पैटर्न है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक्सरसाइज करोगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हैव सहायक क्रिया, दे करता, फिनिश्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर मील पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको संबंध के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको अलग नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा एज इट इज सब्जेक्ट के रूप में आगे आता है। लेकिन उससे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। सहायक क्रिया हैव है तो हैव का मतलब हैव या हैव से है। अब देयर मील बहुवचन रूप में तो हम यहाँ हैव ही लगाएंगे। तो ये चीज गई और ये चीज गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। अब देखो हैव, हैज और हैड, तीन कंडीशन में अपन बीन लगाते हैं। मैंने बताया था आपको, जब आईएनजी होता है तब हम लगाते हैं बीइंग, मॉडल होता है तब हम लगाते हैं बी, और लेकिन जब हैव, हैज, हैड होते हैं तो हम लगाते हैं बीन। तो यहाँ पे मैं पहले बीन लगाऊंगा और बीन के बाद में वर्ब की क्या करूंगा, थर्ड फॉर्म कर ली। अब देखो दे अनइम्पोर्टेंट है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को शो नहीं करता है, ठीक है। तो फिर जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, मालूम नहीं है क्या है, उस कंडीशन में अपन बाय दें वापस न लेके यही समाप्त कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। जो भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको वापस बाय के द्वारा नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं उनको, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई भी हो सकता है। और अगर कोष्टक में आप लेना चाहें तो बाय देम कर सकते हैं, कोई गलत वाली बात नहीं है। इसको अपन देखते हैं। WH से वाई, ये सहायक क्रिया ही करता, एब्यूजिंग वर्ब, और राम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था WH का शब्द जो है वो वही रख दीजिए आप। ये लो, मैं यहाँ पे WH शब्द वापस लिख देता हूँ। अब मुझे सहायक लेनी है। सहायक इज आ रही, इज का मतलब इज आ रहा में से कोई है, लेकिन मुझे पहले सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा राम, सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इज, ठीक है। इज के बाद में मैं लगा देता हूँ राम। तो ये चीज गई, ये भी गई और ये भी गई, तीन गई। अब पीछे क्या बचा हुआ है, एब्यूजिंग और ही, दो चीजें बची हुई है। एब्यूजिंग में क्या लगा हुआ, ING, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैं लगाऊंगा बीइंग, बीइंग लगाते ही ING हट गया। फिर पीछे क्या रहा, एब्यूज, तो एब्यूज का हो जाएगा एब्यूज, हो गया एब्यूज। अब लास्ट में ही रहा है तो ही का हो जाएगा बाय हिम, तो ये हो जाएगा वाई इज राम बीइंग एब्यूज्ड बाय हिम। इसको अपन देख लेते हैं। वाई अपनी जगह ही रहेगा, डीड सहायक क्रिया बदलेगी वाज वर्ब में, ये आप मालूम चल गया होगा। सी सब्जेक्ट है, नॉट आ रहा है कोई बात नहीं, क्लीन वर्ब है, और रूम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। डीड बदलेगा वाज वर्ब में, और वाज आएगा, वर आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, रूम बनेगा। तो यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर में अपन क्या ले लेंगे, वाज, और ये आ जाएगा रूम, हो गया। तो ये चीज चली गई, ये चली गई और ये चली गई। अब नॉट को लेना है तो यहाँ मैंने नॉट ले लिया। क्लीन की थर्ड फॉर्म हो जाती है क्लीन, ये भी गया। पीछे क्या बचा है, केवल सी बचा है, तो सी का हो जाएगा बाय हर, और ये लग जाएगा इंट्रोगेटिव मार्क। वाई वाज रूम नॉट क्लीन बाय हर। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये तो था एक्टिव से पैसिव में जाने में इंट्रोगेटिव फॉर्म के अंदर। अगला वाला जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस को लेके बात करेंगे। हमने सिंपल सेंटेंस को लेके बात की है। हमने आज के लेक्चर में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेके बात की है जो आपके सामने है। अगला जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पैसिव के इंपेरेटिव भाग को लेकर चलेंगे। इंपेरेटिव होते कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार से उनको जो एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वाली क्लास के अंदर एक नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप अपना ख्याल रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी को जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं एक अच्छी क्वालिटी के अंदर उनको ये सारे वीडियो जो है मिल सकें और उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।